वेनिस और लंदन, यहाँ के शहरी वातावरण को लेकर भी काफ़ी इन्होंने चित्रण किया, लेकिन शहरी वातावरण में ज़्यादा रम नहीं पाए, क्योंकि प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति से उनका बहुत लगाव था। उस वजह से उन्होंने प्रकृति के चित्रणों को ज़्यादा पसंद किया। और वो कहते थे मेरा तो कोई, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि भाई मेरा तो कोई कार्य कक्ष नहीं है, यही नदी का किनारा, पहाड़ की तलहटी, घना जंगल, ये सभी उनके स्टूडियो हुआ करते थे। तो प्रकृति के सानिध्य में रहते, प्रकृति को ही अपना कार्य कक्ष बना लेते, तो ये इस प्रकार के चित्रण किया करते थे। और प्रभाववाद के अंदर मोने एक ऐसे चित्रकार थे अपने आसपास के समय में भी, जिन्होंने एक लंबी सीरीज का गठन किया। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्वतंत्र चित्र बना के छोड़ा, बनाए, लेकिन साथ में कलाओं की सीरीज, मतलब एक विषय पे उन्होंने कई चित्र बनाए हो। ऐसे कलाकार मोने ही माने जाते हैं उस वक्त के, जिन्होंने एक नहीं कई सीरीज़ बनाई, और कई सीरीज में एक ही विषय को लेकर, एक ही वातावरण को लेकर, एक ही क्या कहते हैं उसको, विषय कह लीजिए, एक ही विषय को लेकर उन्होंने कई चित्र बनाए। और कलर के प्रति जो इनका आकर्षण था वो इतना गहरा था कि वो कहते थे कि जब मैं चित्र बनाने लगता हूँ तो मुझे ये भान नहीं रहता कि सिद्धांत क्या होते हैं। मैं उस चित्र में इतना रम जाता हूँ कि उस चित्र को से एक सार हो जाता हूँ, तो मुझे इस बात का कुछ पता नहीं रहता कि मुझे अब क्या करना है। वो स्वतः जो विषय है, उस विषय का जो रूप और उसका रंग है, उसको देखकर मैं आह्लादित होकर उस चित्र को बनाने लग जाता हूँ। तो ये उनका एकाकार भाव था विषय के प्रति, और एकाकार भाव सच्चे चित्रकार की निशानी भी है, भावुक चित्रकार की निशानी है। तो कला जगत के अंदर क्लाउड मोने का स्थान बहुत ऊंचा है। इम्प्रेशनिज्म अपने आप में भी आधुनिक कला जगत का बहुत प्रभावशाली, प्रभाववाद ही नहीं, केवल ये प्रभावशाली वाद भी है जो आधुनिक कला में अपना स्थान रखता है। तो इन्होंने कई सीरीज़ भी बनाई, जैसे क्योंकि सीरीज़ बनाने का जो उनका आइडिया था, वो उन्होंने जैसे ये मानना था कि विषय एक ही होगा, लेकिन समय ऋतु के प्रभाव से उस विषय का परिदृश्य अलग होगा। विषय वही है। अगर आप किसी एक स्थान को भी चयनित कर लो प्रकृति के, तो बदलती ऋतु के साथ, बदलते समय के साथ वो विषय भी परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकृति का जो अपना एक सिद्धांत है वो ज़्यादा, विषय कम महत्वपूर्ण है, और प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस भाव को लेकर वो चित्र सीरीज बनाया करते थे। उनके जैसे सूखे घास की डेयरियों की एक सीरीज है, अपन उसमें अगर चर्चा करें तो उन्होंने 1890 के आसपास सूखे घास की डेयरियों की एक लंबी सीरीज़ बनाई। तो वो क्या करते थे कि जैसे खेत में गए, खेत में जाते और उन्होंने कुछ स्थान निर्धारित कर लिए, जैसे सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक यहाँ बनाना है, फिर 11 से 2 तक वहाँ बनाना है, फिर 3 से 6 वहाँ, 3 से 5 वहाँ बनाना है, फिर 5 से 8 वहाँ बनाना है। तो स्थान निर्धारित कर लिए और उन स्थानों पर वो जाकर रोज़ काम करते थे। रोज़ काम करने का ये हुआ कि वो घास की डेयरी जो उन्होंने अलग अलग जगह तय की, उस पर जो अलग अलग समय का, प्रकाश का और वातावरण का जो प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव को उन्होंने अपने चित्रों में उतारना शुरू किया। जब प्रभाववाद के सिद्धांतों के बारे में और इसकी थोड़ी कलात्मक समीक्षा करेंगे तब विस्तृत से बताएंगे कि भाई रंगों को किस प्रकार ये प्रयोग में लेते थे। अभी तो चित्रकार के अनुसार अपन रंग की बात कर लेते हैं, लेकिन संपूर्ण जो प्रभाववादियों का एक प्रतिपादित सिद्धांत था वो किस तरह से उसकी पालना की जानी चाहिए थी, क्या था, उसके बारे में अपन अलग से चर्चा करेंगे। तो इन्होंने वो जो प्रकाश के अलग अलग प्रभाव पड़ते थे समय के अनुसार, ऋतु के अनुसार, तो
सूखे घास की ढेरी की एक लंबी सीरीज उन्होंने बनाई। वैसे ही जीवरनी करके जो स्थान है, वहाँ के जो चिनार वृक्ष थे, ऋतु के साथ में वृक्षों का भी समय बदलता है, उसके साथ में उसकी कभी पतझड़ आ गया, कभी उस पर गहरा पत्तों का रंग हो गया, कभी वृक्ष पर फूल आ गए, है ना, तो कभी धुंध का वातावरण आ गया। तो इन सब को लेकर भी उन्होंने एक ही स्थान को चयनित करते हुए कई चित्र बनाए, जिसको सीरीज के रूप में मानते हैं। जैसे रुआ के गिरजाघर की एक सीरीज है, तो उन गिरजाघर प्राकृतिक वातावरण के साथ में जो बिल्डिंग्स थी, आर्किटेक्ट था, गिरजाघर थे, उसके जो कॉर्निस थे, उसकी डिज़ाइन थी, उन डिज़ाइनों पे सुबह की लाइटनिंग है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और तेज़ धूप का क्या पड़ रहा है, सर्दियों के मौसम में धुंध के साथ क्या पड़ रहा है, डे लाइट के अंदर क्या पड़ रहा है, गर्मी के काल में किस प्रकार के रंगों में चटकपन और पहनापन आ गया है, रेखाएं स्पष्ट नज़र आने लग गई है, पत्तियों के ऊपर जो प्रकाश पड़ रहा है तो पत्तियों के किनारों के ऊपर कैसा लाइट ग्रीन कलर चमक रहा है। इन सब को लेकर उन्होंने सीरीज भी बनाई। एक सीरीज बनाई उन्होंने कुमुदनी के फूल। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें उन्होंने करीब 37 चित्र बनाए थे। पूर्व की जो सीरीज बनाई, उसके बाद में उन सीरीज़ों के जो चित्र थे वो कहीं कहीं संग्रहालय में चले गए, कोई किसी ने खरीद लिया, कोई मित्रों के पास चले गए, उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं रहा और एक जगह भी नहीं रही। कुमुदनी के जो फूल थे, ये जो सीरीज बनाई, उसमें जो 37 चित्र बनाए थे उन्होंने, उसमें से 8 चित्र तो एक बगीचे के अंदर जो रेस्ट्रो था उसके बगीचे में वहाँ लगे हुए हैं। और कुमुदनी के फूल बहुत सुंदर उनकी सीरीज थी। उसमें ज़मीन और आसमान नहीं था, केवल पानी ही पानी था, यानी उसमें आसमान नहीं दिखाया, पानी को बेस बनाकर ये सीरीज बनाई गई थी। उसमें जो फूल पानी के ऊपर तैरते हुए, उसके पत्ते और कुमुदनी के फूल, और समय के साथ में उसका लाइट का प्रभाव इतने सुंदर बनाए। कहीं तेज चटक जो लाइट उस पर पड़ रही है, पानी के अंदर उस लाइट का तेज रिफ्लेक्शन जो नज़र आ रहा है, और कुमुदनी के फूल के पास से वो गुजर रहा है, और उस फूल के कलर को उन्होंने जैसे प्रकाश के साथ मिश्रित होने से कितना चटकीलापन आ गया है, इस तरह के। और पानी के अंदर जो उसकी छाया, प्रतिछाया नज़र आ रही है फूल की, उनको लेकर इतने सुंदर उन्होंने वो सीरीज़ बनाई, जो काफ़ी प्रभाववाद में काफ़ी चलित भी रही, और एक जगह 8 चित्रों को संग्रहित रूप से भी वो मानी गई। ये उस समय ऐसा दौर था जब मोने, क्लाउड मोने एक बहुत ही प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके थे, और प्रभाववाद के विकास में उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया। उनकी इस लंबी कला यात्रा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस सरकार ने उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो क्लाउड मोनेट न केवल प्रभाववाद के अग्रणी कलाकारों में थे, अपितु प्रभाववाद की स्थापना से लेकर प्रभाववाद को चरम स्थिति तक, सम्मान की स्थिति तक ले जाने का काम एडवर्ड माने के बाद सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई चित्रकार आया तो वो क्लाउड मोनेट था। उन्होंने अपनी अद्भुत कला क्षमताओं से प्रभाववाद में चित्रण किया, और कला के इतिहास में, आधुनिक कला के इतिहास में प्रभाववाद को एक सम्मानजनक स्थान तो दिया। स्वयं भी बहुत प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में माने गए थे, और कला जगत में, आधुनिक कला जगत में इनका एक बहुत बड़ा स्थान है। इनकी जो रंग योजना थी वो बहुत सुंदर थी। ये क्या करते थे कि जो रंग लगाते थे, सभी लगाते हैं, प्रभाववादी कलाकारों का तो सबका ही इस प्रकार का ही पैटर्न था, लेकिन क्लाउड मोनेट की इसमें विशेष दक्षता थी। कहीं भी चित्र में मैलापन नहीं आ पाता था, और जहाँ उजला पक्ष है, लाइट पोर्शन है पेंटिंग्स का, उस जगह वो हल्का पीला, हल्का गुलाबी, हल्का आसमानी, इन रंगों के छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाते, पैचेज लगाते, मिश्रित नहीं करते, छोटे छोटे पैचेज लगाते। और जहाँ डार्क, जहाँ अंधेरे वाली चीज़ थी, जहाँ डार्क टोन लगानी थी, वहाँ वो
नीले, बैंगनी, गहरे हरे, इन कलर्स के पैचेस लगाते थे, छोटे छोटे धब्बे लगाते थे। तो उससे रंगत भी बरकरार रही, जहाँ लाइट टोन लगानी चाहिए थी वहाँ लाइट टोन भी रही, और जहाँ डार्क टोन लगानी चाहिए वहाँ डार्क टोन भी रही। लेकिन उसके साथ एक नई चीज़ ये आ गई कि अब कलर को आपस में मिश्रित नहीं किया। जैसे प्लेट में कलर मिश्रित करके कि मिश्रित टोन लगाते हैं, जैसे यथार्थवादी लगाया करते थे, अब वो स्थिति नहीं थी। अब कलर प्योरिटी के साथ लग रहा था, डार्क टोन में डार्क टोन का कलर लग रहा था प्योरिटी के साथ, यानी कलर को मिश्रित करके कोई गहरी तान नहीं बनाई गई थी, गहरी तान वाले रंगों का सीधे सीधे प्रयोग किया गया था। ये जो मिश्रण था, ये ऐसा मिश्रण था कि उसको अगर आप थोड़ी दूर से जाकर देखें तो उसमें एक दूसरे में वो मिक्स हो जाते, विलीन हो जाते, और एक हल्की सी जगमगाहट, ट्विंकलनेस, प्रकाश का ओज उस चित्र में नज़र आता, चेतना नज़र आती, झिलमिलाती चेतना नज़र आती, और प्रकाश का जो प्रभाव उस विषय पर पड़ रहा था, उस चित्र पर पड़ रहा था, उस विषय वस्तु पर पड़ रहा था, उसकी जगमगाहट चित्र में स्पष्टता नज़र आती। तो कलर की प्योरिटी होने से उसमें जो इनबिल्ट सौंदर्य कलर का है, वो कलर का सुंदरता लेते हुए वो चमक दर्शक के सामने नज़र आती, और थोड़ी दूर में वो मिश्रित होकर एक मिश्रित प्रभाव भी दिखाती, लेकिन जगमगाहट के साथ, प्रकाश की रोशनी के साथ में। ये एक बहुत सुंदर जो टेक्निक थी मोने की, जिसको जो इसका जो दृष्टिजन्य मिश्रण करते हैं, यानी कलर के द्वारा मिश्रण नहीं किया हुआ, दृष्टि के द्वारा वो मिश्रित नज़र आता है, दिखने में वो मिश्रित नज़र आता है, तो दृष्टिजन्य मिश्रित। ये जो पैटर्न था, ये मोने ने बखूबी अपने चित्रों के अंदर उसको अभिव्यक्त किया। हालांकि सभी प्रभाववादी चित्रकारों में कमोबेश इस प्रकार की रंग पद्धति को प्रयोग में लिया गया, लेकिन इन्होंने इसमें बहुत ही प्योरिटी के साथ कहीं भी, अच्छा दूसरे साथ में जो सेंस होता है, जो प्रकृति के साथ ज़्यादा रहेगा, जो रंगों के ज़्यादा खेलेगा और प्रकृति की गोद में ज़्यादा रहेगा, वो उस चीज़ के इतना ही नज़दीक जाएगा, वो उस चीज़ को उतना ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करेगा, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद उसको अभिव्यक्त भी उतनी बेहतरी के साथ करेगा, बेहतरीन ढंग से करेगा। और ये क्लाउड मोनेट ने अपने चित्रों में किया। जैसे ऑर्जुनाई के अंदर उन्होंने लैंडस्केपिंग की, तो वहाँ जो ऑर्जुनाई के तालाब, नदी के अंदर जो लाल कलर की नावों को बहते हुए चित्र बनाए उन्होंने, वो चित्र इस मिश्रण का, इस कलर टेक्निक का सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक वैसे ही जो चिनार के वृक्ष, जैसे उन्होंने सीरीज बनाई थी जीवनी के चिनार वृक्ष, उस चिनार वृक्षों का भी जो चित्रण उन्होंने किया, उसमें भी इस रंग पद्धति को उन्होंने बेहतर ढंग से अभिव्यक्त किया। तो मूलतः जो एडवर्ड माने हो या क्लाउड मोनेट हो, एक चीज़ प्रभाववादियों की एक जैसी थी, वो था विषय की जो विषय वस्तु थी, जो मूल उसका विषय था या पात्र था, उसके अंकन पद्धति में, उसकी रंगांकन पद्धति में जो बनाते थे, उसमें प्रभाव उस वस्तु का निजी न होकर, उस वस्तु को ही अधिक महत्व न देकर, उसके ऊपर जो वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है और उसके ऊपर जो प्रकाश का प्रभाव पड़ रहा है, उसके बाद में वो उसकी इमेज बाहर निकल कर क्या आ रही है, उसकी जो आभास जो निकल कर आ रहा है। अब डिटेलिंग में जाएंगे तो वो ड्राइंग हो जाएगा, लेकिन जो उसका इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट को उन्होंने पकड़ा। अब उन्होंने उसका बारीक कोई अनुकरण नहीं किया, उसकी नकल नहीं की कि भाई कोई क्राफ्टमैनशिप करते हुए उसकी लाइट का इफ़ेक्ट उस पर कैसे पड़ रहा है, उसको भी क्राफ्टमैनशिप में दिखा रहे हो, नहीं। उन्होंने फ्री ब्रश स्ट्रोक से, कलर की प्योरिटी से उस इफ़ेक्ट को उन्होंने ग्रहण किया। तो जब उन्होंने नेचुरल इफ़ेक्ट को ग्रहण किया, जो प्राकृतिक
और पर्यावरण एनवायरमेंटल जो उस पर इफ़ेक्ट आया, उस इफ़ेक्ट को उन्होंने एज सच अपनी पेंटिंग्स को बोल्ड ब्रश स्ट्रोक से, प्योर कलर से जब उन्होंने उभारा और उसकी जो लाइटनिंग को उन्होंने अपने चित्रों में अभिव्यक्ति दी, वो देखते ही बनती है। हाँ, उसका ये ज़रूर हुआ कि जो विषय था, जो पात्र था, जो चित्रित किया गया था, वो पात्र की जो सूक्ष्म बारीकियाँ थी, जो उसका बारीक सादृश्यता थी, या उसका जो एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज़ के अंदर, जैसे रेखाओं के अंदर उसको बधा कर, उसका निजी रंग बनाकर, उसकी जो डार्क लाइट और उसका करेक्टर कहाँ कोई बर्तन है तो कहाँ से मुड़ा हुआ है, कहाँ वो है, वो सब चीज़ें नहीं, उसके इफ़ेक्ट क्या पड़ा। तो उस इफ़ेक्ट को उन्होंने क्राफ्टमैनशिप से नहीं निकाला, आर्टिस्टिक वे में निकाला, बोल्ड ब्रश स्ट्रोक से निकाला, प्योर कलर स्कीम से निकाला, लाइट का जो और एनवायरनमेंट का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस इफ़ेक्ट को उन्होंने एज सच पकड़ा, न कि विषय की बारीकियों को। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है आधुनिक कला में कि उन्होंने विषय के महत्व को थोड़ा सा कम करते हुए सौंदर्य के महत्व को, ये सब क्यों कर रहे थे, उसकी सौंदर्यात्मक प्रस्तुति के लिए ही तो कर रहे थे। जो प्राकृतिक रूप से उस पर जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उससे वो और अधिक सुंदर नज़र आ रही है। तो उस जो सौंदर्यात्मक प्रस्तुति को उन्होंने किया और विषय को उन्होंने सीमित किया, तो ये अभिव्यक्ति प्रभाववाद के अंदर लगभग सभी चित्रकारों में आती है। और इस अभिव्यक्ति का एक गूढ़ अर्थ भी है, विषय से विलग होकर सौंदर्य की तरफ बढ़ना। अब विषय जब विलग हो जाएगा तो सौंदर्य, वस्तु जब सौंदर्य से विलग होने लगेगी, अलग होने लगेगी, सेपरेट होने लगेगी, क्योंकि वस्तु के प्रभाव को तो उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था ना, सौंदर्य के प्रभाव को, प्रकाश के प्रभाव को, वातावरण के प्रभाव को उन्होंने उठा लिया, आगे बढ़ा लिया। जब वस्तु सौंदर्य के प्रभाव से दूरी बनाने लगे तो सौंदर्य भी है, वस्तु थोड़ा पीछे उठ गई, यानी वस्तु निरपेक्ष कला का बीज वहाँ नज़र आने लग गया था। जो एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ आगे जाकर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का, वस्तु से निरपेक्ष, तो इन्होंने सौंदर्य को वस्तु से निरपेक्ष नहीं किया, भिन्न नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा सौंदर्य और वस्तु के अंदर विभेद कर दिया। वस्तु को थोड़ा सा उन्होंने कम महत्व दिया और प्रकाश के, वातावरण और सौंदर्य को इन्होंने अधिक महत्व दिया। तो थोड़ी सी वस्तु से जब सौंदर्य की विलगता हुई, थोड़ा सा सेपरेशन हुआ, तो निश्चित रूप से वस्तु निरपेक्षवाद का वहाँ जन्म होना ही था और आगे जाकर वो हुआ भी। तो प्रभाववाद कई मायनों में आधुनिक कला जगत के अंदर मायने रखता है। ये केवल नाम से ही प्रभाववादी नहीं है, इसका प्रभाव भी कला जगत के अंदर बहुत शानदार रूप से पड़ा। और कला, आधुनिक कला के जो इतिहास है उसमें ये अपने स्वयं को लेकर तो संतोषजनक स्थिति में है ही, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर है ही, आधुनिक कला के और आगे बढ़ाने में भी इसका बहुत बड़ा श्रेय है। आज इतनी बात करते हैं, फिर प्रभाववाद के जो सिद्धांत हैं विशेष तौर पर जो सभी चित्रकारों के, उन पर भी बात करेंगे, और अन्य जो चित्रकार हैं प्रभाववाद के कमोबेश, उस पर भी अपन अगली चर्चा में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।